हो रहा। मेरा रूम देखो क्या तहस नहस मचा रखा है मैंने, मतलब ये साइड तो बिखरा पड़ा हुआ है, साथ में पीछे साइड भी बहुत बिखरा हुआ है। तो फर्स्टली पहले मैं इसको सब कुछ ठीक कर लेती हूँ, ठीक है, और उसके बाद आगे की प्रिपरेशन का मैं डिस्कस करती हूँ। ये ना मेहंदी रक्षाबंधन वाली मैंने यहीं बैठ के लगाई, तब से वो यहीं रखी हुई है। और अभी जस्टली मैंने ये वाला जो रूम था ये शिफ्ट किया, इसलिए पोस्टर वगैरह भी मैं कुछ नहीं लगा पाई हूँ क्योंकि टाइम ही नहीं मिला। और पहली बात तो मैंने ऑर्डर नहीं किए थे, सिर्फ मैप ऑर्डर किए हैं, तो वो भी आने में टाइम लगेगा, इसलिए कुछ नहीं हो पाया है। और बाकी पीसी वगैरह के लिए दूसरी टेबल यूज़ की थी, और ये एक दूसरी टेबल है, और साइड में जो बुक्स का स्टोर है ये दूसरी टेबल पे रखा हुआ है। तो मतलब ऐसे सब कुछ चल रहा है। तो अभी तो कुछ नहीं है, बट हाँ कुछ टाइम बाद मैं सोचा है कि सब कुछ अरेंज कर लेंगे और फिर करेंगे। और पता है इस पर स्टिकी नोट्स नहीं लग रहे, तो मैंने आज फेविकोल से ट्राई किया कि चिपकेगा कि नहीं चिपकेगा। तो फ़िलहाल ये तो अब रुक गए, और बाकी पता है ये सब साइड बहुत लग ही नहीं रहा था, तो हमने कहा कुछ कर नहीं सकते, अभी जैसे तैसे अरेंज तो करना ही है। हाँ, तो अभी ना मैंने सोचा कि ये सब साफ़ करने के बाद मेरी एक क्लास है इकोनॉमिक्स की, तो वो 3 घंटे क्लास है, तो मैं फटाफट सोच रही कि रात की रूटीन में मैं यही कर लेती हूँ, एक क्लास को कंप्लीट कर लेती हूँ, उसके नोट्स या तो अभी बना लूँगी और या फिर कल बनाती हूँ। ठीक है, तो मिलते हैं। तो क्लास करने के बाद लगी थी मुझे बहुत ज़्यादा भूख, तो पहले खाना खा लेते हैं। और मम्मी ने आज बहुत अच्छा खाना बना रखा था, कोफ्ता बना रखा था जो मुझे बहुत पसंद है। उसके बाद सुबह हम लोग आते हैं, सुबह से ही मतलब आज शनिवार है तो मेरे घर मम्मी मंदिर जाती है। और तुमको पता है मेरी खुशी का राज, क्योंकि आज मैं बहुत खुश हूँ। रीज़न बहुत सारे कि जो मैंने मैप ऑर्डर किए थे वो भी आ रहे थे, साथ में मेरी एक बुक्स आ रही थी, तो मतलब मेरी बहुत सारी चीज़ें आ रही थी, इसलिए मेरे चेहरे पर अलग ही खुशी थी। और मैं आज उस केस के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूँगी जो मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। बट हाँ, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि लास्ट में आपके लिए बहुत अच्छा सरप्राइज़ मैंने रखा हुआ है। अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप इंग्लिश मीडियम से कर रहे हो या हिंदी मीडियम से कर रहे हो, तो आपके लिए वो सरप्राइज़ ज़रूर पसंद आएगा, तो लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखना। तो मैं जो बात करने वाली थी वो डॉक्टर केस के बारे में बात करनी, जो कोलकाता में हुआ था वो केस, उस केस के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस करना था। देखो 8 या 9 अगस्त के मध्य रात्रि को कोलकाता में आरजीकर मेडिकल कॉलेज के अस्पताल में जूनियर डॉक्टर के साथ सामूहिक दुष्कर्म की हत्या का मामला था, ठीक है। पर आज इस केस के बारे में डिस्कस करने का मेरा सिर्फ दृष्टिकोण पूरा का पूरा यूपीएससी का रहने वाला है। तो जूनियर डॉक्टर के पैर 90 डिग्री पर एक दूसरे से अलग थे। ऐसा तभी हो सकता है जब पेल्विक गर्डल टूट जाए, या इसका मतलब है कि वो फट जाती है। और उसका चश्मा टूटा हुआ था, आंखों में चश्मे के टुकड़े थे। और फिर एकलौता मामला ये नहीं है, आज मैं बहुत सारे केस के बारे में डिस्कस करूंगी। फिर दूसरा मामला आता है 12 अगस्त सन 2024 को बिहार के मुजफ्फरनगर में 14 वर्ष नाबालिग के साथ 6 लोगों के साथ सामूहिक दुष्कर्म किए जाने के बाद हत्या की घटना थी। रिपोर्ट के अनुसार नाबालिग लड़की के गुप्तांगों को काटने का भी मामला था। ये चीज़ें रुकी नहीं, थोड़ा और पीछे जाते। 16 दिसंबर सन 2012 को देश की राजधानी में निर्भया कांड हुआ था। 12 मई सन 2017 में उत्तर प्रदेश की यमुना एक्सप्रेसवे पे एक परिवार की 4 महिलाओं के साथ सामूहिक दुष्कर्म। इसमें से एक महिला की आयु 58 वर्षीय महिला के द्वारा ये कहने के बावजूद कि वो माँ जैसी हैं, उसके साथ फिर भी दुष्कर्म किया गया। जनवरी सन 2018 में जम्मू कश्मीर के कठुआ में 7 व्यक्तियों द्वारा 8 वर्षीय बच्ची के साथ सामूहिक दुष्कर्म। सितंबर सन 2020 में उत्तर प्रदेश के हाथरस में दलित युवती का 4 लोगों द्वारा सामूहिक दुष्कर्म। इन 4 लोगों में से केवल एक मुख्य आरोपी को फांसी दी गई, बाकी 3 आरोपियों को बरी कर दिया गया। मई सन 2022 में हैदराबाद के नाबालिग लड़की के साथ 6 लोगों द्वारा सामूहिक दुष्कर्म किया गया। 6 आरोपियों में से 5 आरोपी नाबालिग थे। आप सोच रहे हो कि मैं आपको ये सब कुछ क्यों बता रही हूँ। ये सारा डाटा मैंने उठाया है क्राइम ब्यूरो से, कोई ऐसी वेबसाइट से भी नहीं उठाया, ताकि बताने के लिए कि ये मामले रुक नहीं रहे हैं। कितनी ज़्यादा ज़्यादती होती जा रही है। यहाँ पे लड़कियों को जो ब्लेम करने आ जाते हैं ना, हर बार लड़कियों को गलती देने आ जाते हैं। वो देखो ना, यहाँ पे कपड़े छोटे हैं, ना कोई एज मैटर करती है, कोई 19 साल की, कोई 58 साल की, फिर भी सब कर रहे हैं। वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। और सुनो, इंडिया में इतने केसेस आते हैं आप सोच भी नहीं सकते। सन 2013 में 33,707, सन 2014 में 36,735, सन 2015 में 34,651, सन 2016 में 38,947, सन 2017 में 32,559, सन 2018 में 33,356, सन 2019 में 32,033।
इतने केसेस इंडिया में आते, वो भी जो केसेस हैं जो वहाँ पे रिकॉर्डेड केस फाइल किए जाते हैं। बाकी आधे से ज़्यादा केस तो दबा दिए थे, सुनते ही नहीं, कोई रिपोर्ट लिखवाने ही नहीं चाहता आधे से ज़्यादा केसों के बारे में। और पता है इन केसों से कोई बच नहीं पाया, इनमें हर एक एज के बच्चे शामिल हैं। अगर मैं आपको सन 2000 का डेटा बता तो 6 वर्ष बच्चियों के साथ 547 केस आए थे। 6 से 12 वर्ष के बाद 1491, 14 और 12 से 16 वर्ष में 5635, 18 से 16 से 18 की एज में 6862 आए थे। ये सिर्फ सन 2014 का डाटा है। अगर 22 तक देखा जाए ना तो वैसे तो थोड़ा बहुत डाटा कम हुआ है 22 तक आकर के, बट ये चीज़ें क्यों इतनी ज़्यादा क्यों हो रही है इंडिया में, देख के लगता है कि इंडिया ऐसा हो सकता है हमारा। और इस टॉपिक पे मैं आगे डिस्कशन करूँ इससे पहले एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी जो आप लोगों के साथ मुझे शेयर करनी थी, तो मैंने कहा पहले उसको शेयर कर दे, पहले आप उसे सुन लो, उसके बाद आगे बात करें। आप सभी को पता है कि यूपीएससी 2025 के लिए रिवाइज कैलेंडर पेश हो चुका है, और जिसने भी नहीं देखा एक बार ज़रूर देख लो, क्योंकि इस बार जो फॉर्म हमारा आ रहा है वो 22 जनवरी को ही आ जाएगा। 22 जनवरी को आप फॉर्म फिल कर सकते हो। और इसके साथ में आप बस एक चीज़ को बहुत अच्छे से ध्यान रखना कि आपका जो फॉर्म फिलअप होगा ना, वो मेंस ऑप्शनल का जो एग्ज़ाम होगा ना, जो आपका सब्जेक्ट होगा वो उसी में फिल करना होगा। तो एक बार आप डिसाइड करके पहले से ही उसमें अच्छे से ध्यान से पढ़ना कि कोई मिस्टेक ना होने पाए। और फिर उसके बाद जो हमारा मई में जो हमारा प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होगा, और मेंस एग्ज़ाम के लिए उन्होंने बिल्कुल भी टाइम नहीं दिया है। अगस्त में ही हम लोगों का मेंस स्टार्ट कर दिया 22 अगस्त से। तो देख रहे हो कि टाइम बिल्कुल भी नहीं मिलता है। अगस्त 2 महीने में आप क्या ही मेंस की प्रिपरेशन कर लोगे। तो जो भी है वो अभी से स्टार्ट करके चलो, प्रीलिम्स और मेंस दोनों की तैयारी साथ में लेकर के चलो, क्योंकि 2 महीने में कुछ खास नहीं होने वाला। आप क्या ही कर लोगे बहुत ज़्यादा, बस आप आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस ही कर सकते हो। और सिलेबस क्या क्या पढ़ना है, किस टॉपिक पे ध्यान देना है, एकदम अच्छे से ध्यान दो। और अदरवाइज़ अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट या किसी भी सिलेबस, नोट्स, लेक्चर की नीड है तो आप हमारे साथ इंस्टाग्राम पे ऐड हो सकते हो। वहाँ पे आपको बहुत सारे लेक्चर वगैरह मिल जाते हैं, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट। एक बार आप लोगों को ये बताने के लिए मैं यहाँ आई थी कि अपना जो भी फॉर्म है जिसको 2025 में फॉर्म फिलअप करना है, वो इस बात को ज़रूर ध्यान रखें और अच्छे से फॉर्म वगैरह फिल करो। अपनी तैयारी पर एकदम ध्यान दे के, मतलब बहुत अच्छे से ध्यान दे के तैयारी करो, क्योंकि टाइम बिल्कुल नहीं बचा हुआ है, कुछ नहीं है। मतलब 1-2 साल प्रिपरेशन में ऐसे जाते हैं कि पता ही नहीं चलता है। और मेंस में हमें क्या सबसे ज़्यादा ध्यान देने चाहिए, अगर का प्रीलिम्स क्लियर हो जाए तो मेंस की तैयारी काफ़ी अच्छे से ही रखो, क्योंकि 2 महीने में कोई प्रैक्टिस नहीं होने वाली है। कुछ आप ज़्यादा अच्छे से पढ़ नहीं पाओगे, सिर्फ आप रिवाइज ही कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैंने आपसे स्टार्टिंग में बताया था मुझे आज मेरा पार्सल आने वाला, तो मैंने मैप्स मंगवाए थे। तो मैंने 7 मैप के सेट मंगवाए थे जो मुझे 200 रुपये के अंडर पड़ गए थे, और ये ठीक थे। बट ऑनलाइन में एक प्रॉब्लम थी, जो मैंने ऑफलाइन परचेज़ किए थे उनका जो इनका कागज़ था ना, वो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट था, मतलब वो काफ़ी चिकना था, और ये काफ़ी रफ़ पेज था और काफ़ी हल्का पेज था। तो ऑनलाइन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हमेशा हो जाती है, आप लोगों को पता ही है। तो ज़्यादा बेटर होता है कि आप ऑफ़लाइन ले लो अगर आपको मिल रहा है। और उसके बाद मैंने चाय पी, बट अभी मेरी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई थी। बारिश हो रही थी और मैंने सोचा मैं नहाऊंगी जाके। भाई फिर बारिश ऐसा होता कि आ रही थी, धूप हो रही थी और बारिश चली जा रही, तो मतलब कोई मतलब नहीं था वहाँ पे जाके भीगने का। और उसके बाद का इतना अच्छा मौसम हो जाता है। और इसके बाद मेरा जो आज का प्लानर था, मैंने अपने सब्जेक्ट वगैरह चीज़ें डिसाइड की जो मुझे पढ़ना था, जैसे चीज़ों को लेकर के चलना था। और बाहर मौसम देख, मैंने बताया था मौसम बहुत ज़्यादा सुंदर हो रखा था, मतलब देख के दिल खुश करने वाला मौसम था। हल्की सी धूप थी बट हवा अच्छी चल रही थी, तो काफ़ी अच्छा मौसम था, बहुत सुंदर लग रहा था देखने में। और मेरी प्रॉब्लम ये थी कि जो मैंने मैप मंगवाए थे वो फेविकोल से चिपक ही नहीं रहे थे वॉलपेपर के ऊपर। अब ये काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम थी, सच में मेरा दिमाग ख़राब हो रहा था। पर यहाँ मेरी बहन बैठ के फुर्सत में गाने सुन रही थी और मेरा दिमाग सच में ख़राब हो रहा था, और परेशान होकर के मैंने सारा काम छोड़ दिया था। फिर मैंने कहा चलो ज्योग्राफी का रिवीजन कर लेते, क्योंकि कुछ ना करने से अच्छा है कम से कम कुछ कर लेते तो अपना टाइम बचा लेते हैं। और सुबह हरछठ की पूजा थी, तो हम लोग सुबह जल्दी उठ गए थे, मतलब 5:30 बजे के पास उठ गए थे। तो फटाफट से रूम हम साफ़ किया, और उसके बाद मम्मा ना पूजा करने के लिए बैठ जाती। ये पूजा ऑब्वियसली मतलब लड़कों के लिए होती है। और फिर ये जो मैप चिपकाने का काम था, मैंने ये भाई के सर पे डाल दिया। हमने कहा इसको तुम करो, फिर मैं अलग से जा कर के लेके आती। वो थोड़ा सा हल्की सी लेई होती है, तो उससे मैंने चिपकाया। मम्मी ने अपनी पूजा ख़त्म की, और यहाँ पे उन माता जो थी हरछठ माता, उनको बनाया था उन्होंने, और फिर हम लोगों को प्रसाद दिया। और आज एक और सरप्राइज़ आने वाला है उसके बाद हमारा। और सरप्राइज़ ये है कि आज मैंने यूपीएससी टॉपर्स नोट मंगवाए थे, तो आज मुझे वो भी रिसीव होने वाला है।
ठीक है। और ये मम्मी ने हम लोगों को प्रसाद दिया था और ये मुझे सुबह 11 बजे मेरा पार्सल मुझे रिसीव हो गया। तो ये भी नोट्स से इनका भी मुझे रिव्यू भी देना था, ये कैसे हैं एक बार मुझे खुद देखना है कि ये नोट्स पर्सनली कैसे। तो इसमें तो मैंने बस आपको दिखाया कि मैंने नोट्स मंगवाए थे, क्योंकि मुझे देखना था, बहुत ज़्यादा लोग यूपीएससी टॉपर नोट्स के बारे में बता रहे थे, रिकमेंड कर रहे थे। तो मैंने कहा एक बार चलो ट्राई करके देखते कि सच में ये नोट्स कैसे हैं। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी में मुझे नोट्स बनाने में प्रॉब्लम हो रही, तो मैंने उसी के नोट्स मंगवाए। मेहनत के बाद ये देखो, ये कुछ इस तरीके से पूरा का पूरा रेडी हो गया मेरा। और सच में अभी पूरा का पूरा रूम कबाड़ खाना बन चुका है और मुझे इसे दोबारा से साफ़ करना पड़ेगा और एकदम मतलब कचरा हो रखा है। और जो मैं टाइम टेबल की बात की थी वो मैंने बना लिया, बट मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँ, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा अगर मैंने इसमें सब कुछ एक्सप्लेन किया। और आज तो पूजा भी थी, दिन संडे है, और इसके नेक्स्ट वाला ब्लॉग में मैं आपको टाइम टेबल वगैरह सब कुछ बताऊंगी। बट इस वीडियो में भी आपके लिए एक स्पेशल ऑफ़र है। वो ऑफ़र ये है, अगर आपको यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप इंग्लिश मीडियम से कर रहे हो या हिंदी मीडियम से करो, और आपको यूपीएससी का सिलेबस वेबसाइट वाला मिल गया जिसमें आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, बट आपको डिकोड सिलेबस चाहिए पॉइंट वाइज, टॉपिक वाइज, तो आप मुझे इंस्टाग्राम में मैसेज कर सकते हो। आपको बस इतना बोलना है, एसवी दिस साइट 01। अगर आप मुझे इतना मैसेज कर दोगे, मैं समझ जाऊंगी आप मेरी वेबसाइट से, आप मेरे यूट्यूब चैनल से आए हो, तो मैं आपको कम्प्लीटली सिलेबस फ्री दे दूँगी, ठीक है। और अब आगे की बात कंटिन्यू कर लेते। मैंने बलात्कार के कारणों के बारे में बात की, तो लैंगिक असमानता और पितृसत्ता दृष्टिकोण। लैंगिक असमानता हमारे दिमाग में बचपन से ही डाल दी जाती है, ठीक है। फिर सहमति और यौन अधिकारों के बारे में अपर्याप्त जागरूकता, अपर्याप्त कानून परिवर्तन और धीमी न्यायिक प्रक्रिया। न्यायिक प्रक्रिया कितनी धीमी है वो आप सबको पता है, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। कानूनी का प्रभावी कार्यवाहन और जवाबदेही की कमी। हम लोग में कम से कम इंस्पेक्टर हो, डॉक्टर हो, कोई भी हो, सरकार हो, कम से कम जवाबदेही तो होनी चाहिए। वो हमें रिप्लाई तो करे कम से कम। जवाबदेही में सब वीक हैं, कोई नहीं देना चाहता जवाबदेही, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना ही नहीं चाहता है। और युवा और किशोर अवस्था में सही मार्गदर्शन की कमी, शिक्षा की कमी, महिलाओं की आर्थिक निर्भरता, मीडिया और सांस्कृतिक प्रभाव। मीडिया में बताएं, लड़कियों को, औरतों को एक वस्तु की तरह दिखाया जा रहा है। वो उन्होंने सबसे ज़्यादा मानसिकता ना हमारी वो सोशल मीडिया और ये सिनेमा, जो भी हमारी फिल्म इंडस्ट्री है, जो भी सीरियल, इन लोगों ने ख़राब कर दी है। इन लोगों ने एक स्त्री, एक औरत, एक महिला को ना एकदम एक वस्तु बना करके रख दिया, उनको ऐसे ही पेश करते जा रहे हैं। बट ये चीज़ बहुत गलत है। ये दृष्टिकोण कहीं ना कहीं आज के युवाओं में बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट डालता है। कई यूट्यूब चैनल भी हैं जिनमें भी वो अनजाने में भी बहुत सारी ऐसी गलतियां कर देते हैं। फिर शहरीकरण और जीवन शैली में बदलाव, मनोरोग और नशे की लत। और 5 रीजन तो ऐसे हैं जिसकी वजह से रेप होने के बाद भी, दुष्कर्म होने के बाद भी परिवार वाले एकदम साइलेंट, चुप्पी साध लेते हैं, वो बात तक नहीं करते, केस नहीं दबाते हैं। पहला डर, शादी का डर। शादी कौन करेगा ऐसी लड़की से? बदनामी का डर, ठीक है। इज्जत जाती है तो लड़की की जाती है, कितना गलत चीज़ है। मतलब रेप जिसके साथ हो रहा है उसी की इज्जत जा रही है, और जो कर रहा है उसकी तो इज्जत बढ़ गई है ना। दोषी का ज़्यादा ताकतवर होना। सामाजिक प्रतिष्ठा का डर, हमारी समाज में इज्जत चली जाएगी। राजनीतिक दबाव भी यहाँ पर बहुत अच्छे से शामिल होता है। और ऐसा नहीं, रेप के प्रति हमारे देश में एक प्रावधान नहीं है, कानून नहीं है, बहुत अच्छे से दिए गए हैं। भारतीय न्याय संहिता सन 2023 के तहत दुष्कर्म के मामले में न्यूनतम 10 वर्ष और अधिकतम आजीवन कारावास का प्रावधान है। यदि दुष्कर्म के कारण महिला की मृत्यु हो जाती है अथवा शारीरिक मानसिक रूप से उसे लंबे समय तक विकृत रहने की स्थिति में न्यूनतम 20 वर्ष की और अधिकतम आजीवन कारावास की सज़ा है। और 16 वर्ष से कम आयु की लड़की के साथ बलात्कार के मामले में न्यूनतम 20 वर्ष की और अधिकतम आजीवन कारावास की सज़ा। 12 वर्ष से कम आयु की लड़की के साथ बलात्कार के मामले में न्यूनतम आजीवन कारावास की और अधिकतम मृत्युदंड की सज़ा है। इसके अलावा सक्षम आरोपी पर आर्थिक जुर्माना भी लगा सकते हैं, जिसकी पूरी राशि पीड़िता को उसके पुनर्वास और उपचार के लिए प्रदान की जाएगी। जब ये राशि देते हैं ना, तो उसके बाद पता है क्या बोलते हैं, पिछली बार इतनी राशि मिली थी, इस बार हम आपको इतनी राशि दे रहे। कितने बेशरम होते हैं ऐसे लोग। हालांकि नए आपराधिक कानूनों में बलात्कार के मामले में सजा की अवधि को बढ़ाया गया है, किंतु इसके बावजूद बलात्कार के आरोप में मृत्युदंड का प्रावधान नहीं है। यदि पीड़ित की मृत्यु हो जाती है तो उसको अलग से हत्या करने के आरोप के तहत मृत्युदंड की सज़ा दी जाती है, ना कि बलात्कार करने के आरोप में। मुझे क्या लगता है कि बलात्कार में पहले दो, मृत्युदंड तो बाद में छोड़ा जाएगा। यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम सन 2012, पीओएसओ के अधिनियम के तहत सहमति की आयु बढ़कर 18 वर्ष हो गई है।
18 वर्ष से कम आयु के लोगों के लिए सभी यौन गतिविधियों का अपराध की श्रेणी में सूचीबद्ध है, भले ही दो नाबालिगों के बीच तथ्यमत रूप से सहमति हो। अधिनियम के तहत दुष्कर्म के मामले में न्यूनतम 20 वर्ष की अधिकतम आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान है। और ये हैं रेप पीड़ित के अधिकार। पीड़िता थाने में पहुंचती है तो पुलिस को बुलाना होगा वकील दिलाएगा मेडिकल हेल्प, पीड़िता से वकील के सामने होगी पूछताछ, मनोचिकित्सक तक ले जाने की जिम्मेदारी होगी पुलिस की। तो ये टॉपिक मैंने इसीलिए इतना डिटेल्स में बताया क्योंकि मैंने यूपीएससी का दृष्टिकोण इस बार रखा। जो भी यूपीएससी के प्रिपरेशन करते हैं तो GS2 से ये क्वेश्चन आ सकते हैं, उनमें ये पॉइंट काम के हो सकते हैं। तो मैंने कहा सबको बताना भी ज़रूरी है और लोगों को पता भी होना चाहिए। तो जिनको भी वीडियो अच्छी लगी वो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।